Hello viewers, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this video I am going to analyze the question paper of English literature of UGC NET examination, which was held today in the second shift, that is 18th of June. तो इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करूंगा. बेसिकली आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे. क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था वो इजी था या मॉडरेट लेवल का था या टफ था. तो टॉपिक्स कौन कौन से थे, कुछ एक राइट आंसर्स पे भी हम लोग बात करेंगे, बट बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर or the topics which has been asked in the examination. So let me just share the screen with you. तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी. एंड इसमें जैसा कि आप ये जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं. तो यू कैन जस्ट व्यू द क्वेश्चन पेपर. जो पहला क्वेश्चन आया था विच वाज आई सपोज इट्स अ इजी वन. Which among the following is not a type of meaning in a poem as defined by I.A. Richards in Practical Criticism? तो I.A. Richards ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म से सवाल है. तो I.A. रिचर्ड्स का जब आप वर्क पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें वो बताते हैं कि जो पोइट्री में चार तरह का मीनिंग होता है, और जिसमें एज फार एज आई रिमेम्बर कि फीलिंग एक चीज है. फीलिंग के अलावा जो है वो सेंस है. सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन, ये चार मीनिंग की वो बात करते हैं. फॉर्म उसमें नहीं है. सो फॉर्म जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मीनिंग. तो फॉर्म जो है वो टाइप ऑफ मीनिंग नहीं है. मीनिंग में फीलिंग आता है, टोन आता है, इंटेंशन आता है, और उसके अलावा पहला जो था एक सेंस आता है. चार तरह की मीनिंग की वो बात करते हैं. तो ये एक आसान सा सवाल था. तो ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी कि क्रिटिसिज्म वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ये क्वेश्चन भी आसान ही समझा जाएगा. बहुत आराम से आप इसकी सीक्वेंसिंग जो है कर सकते हैं कि जैकोबियन एज कब से कब तक था, कैरोलिन कब, रेस्टोरेशन, कॉमनवेल्थ और ऑगस्टन. इसका अगर आपको आइडिया हो तो आप बहुत बड़े आराम से जो है वो सीक्वेंसिंग कर सकते हैं. जैकोबियन जैसा आपको पता है 1603 से लेकर के 1625 ये जैकोबियन एज रहा. जब एलिजाबेथ की डेथ हुई तो किंग जैकब जो है अ, उसने थ्रोन को ऑक्युपाई किया, और वो थ्रोन पे आया जैकब, जिसका नाम, या जेम्स फर्स्ट जिसको हम कहते हैं. तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड को यूनिफाई भी किया था उसने. तो 1603 से लेकर के 1625 के आसपास तक जैकोबियन एज रहा. फिर जैकोबियन एज के बाद जो है वो कैरोलिन एज आता है, आई होप 1625 से 49 तक. तो आप बी और ए का जो सीक्वेंसिंग है वो देख लेंगे तो देखेंगे कि ये यहीं पे आ रहा है. जैकोबियन ही सबसे पहले है. तो जैकोबियन है, फिर कैरोलिन है. कैरोलिन के बाद आपको जो है वो कॉमनवेल्थ पीरियड आएगा. तो BAD, कॉमनवेल्थ आपका 1649 से 1660 के आसपास तक रहेगा. फिर रेस्टोरेशन एज है 1660 टू 1688 तक मान के चलते हैं. ऑगस्टन एज वगैरह जो है वो 18th सेंचुरी के बिगनिंग में या 18th सेंचुरी में माना जाता है, तो वो सबसे लास्ट में आएगा. आप ऐसे भी, अगर आपको पूरा याद नहीं भी होता तो भी आप एक जो जिसको गेस वर्क कहते हैं कि जैकोबियन एज पहले है और ऑगस्टन एज सबसे लास्ट में होगा, तो बी और ई से, जो बी से शुरू हो और ई पे एंड हो, या ई से एंड होने वाला भी ऑप्शन एक ही है. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय इट्स चिनुआ अकेबे. तो ये जो है कौन सा वर्क उन्होंने नहीं लिखा है. एरो ऑफ गॉड उन्हीं का है. नो लॉन्गर एट ईज भी उन्हीं का है, ये गलत टिक किया हुआ है. एंड इमेज ऑफ अफ्रीका भी उन्हीं का है. द राइट आंसर इज वीप नॉट चाइल्ड. वीप नॉट चाइल्ड एक कोई नाइजीरियन राइटर है, उनका लिखा हुआ है. सो अगर आप जब बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि नेम द ब्रिटिश पोएट हु रोट सोहराब एंड रुस्तम. सो सोहराब एंड रुस्तम इज बेसिकली अ पोएम रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड. ये मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क है, इट्स नॉट एडवर्ड फिट्जगेराल्ड. मैथ्यू आर्नल्ड इज द राइट आंसर.
55 पे आप जाएंगे तो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फेमस ड्रामाटिस्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। तो ये क्वेश्चन को माना जाएगा, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीक्वेंसिंग का है, तो आपको एग्जैक्ट बर्थ ईयर थोड़ा पता होना चाहिए। हालांकि फिर भी इसमें अगर आप गेस वर्क करना चाहें तो कॉनग्रीव और ड्राइडन, ये लोग लगभग मतलब कॉनग्रीव पहले के हो जाएंगे, तो गेस वर्क किया जा सकता है, बट स्टिल ये क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन है। Next is from the following writers who are known for magic realism. This is also a very simple question from Indian English literature. So Salman Rushdie, who is known as the father of magic realism, and Gabriel Garcia Marquez, ये भी magic realism के लिए जाने जाते हैं। तो B and D, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। Who among the following African writers observed, "Oh my body, make me always a man" है यहाँ पे, a man who questions, ये किसने ऑब्जर्व किया था? सो द राइट आंसर जो है वो इसमें है फ्रेंच फैनन। राइट आंसर होगा इसका ये 57 का जो है वो सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं। इट्स द फ्रेंच फैनन। तो आप देख पा रहे हो, मैंने जैसा कहा कि हम लोग इसमें पूरे क्वेश्चन पेपर का राइट आंसर, मैं कोई आंसर की अभी प्रोवाइड नहीं करूंगा, इस वीडियो के बाद हो सके तो प्रॉपर एनालाइज करके बहुत सही आंसर की आपको प्रोवाइड करूंगा। बट अभी जो है हमारा फोकस वो ये है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो ये आपने देखा कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है, फिर ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका अफ्रीकन लिटरेचर, भले ही इसको माना जाएगा ये अफ्रीकन लिटरेचर से, ये भी क्वेश्चन है। ये ब्रिटिश लिटरेचर है, ये भी पूरी तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर और क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का ये क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम अफ्रीकन लिटरेचर। तो अफ्रीकन लिटरेचर थोड़ा सा उन्होंने भरा, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी आपको दिख रहा है, क्रोनोलॉजी आपको दिख गई अभी शुरू के ही जो 7 क्वेश्चन है उसी में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 58 है जो आपको दिख रहा होगा। Which among the following writers once remarked that I awoke one morning and found myself famous? ये बहुत फेमस लाइन है जो कई बार ये लॉर्ड बायरन ने कहा था। इट्स नॉट कीट्स, इट्स बायरन। तो बायरन का ये स्टेटमेंट था, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। तो लॉर्ड बायरन रोमांटिक पोएट ये, तो ये भी ब्रिटिश लिटरेचर का पार्ट है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोनोलॉजी, पिछले कुछ सालों से जो है वो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही राइटर के वर्क्स दे देता है, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होता है। पिछले दिसंबर में आपने देखा होगा कि चार्ल्स डिकेंस से क्वेश्चन आए थे, और इस साल जो है दे हैव आस्क्ड फ्रॉम जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, अगर आप कॉमन सेंस लगाने पे आए तो पैराडाइज लॉस्ट पहले लिखा गया, पैराडाइज रिगेन्ड बाद में लिखा गया। तो मतलब ए और बी आना चाहिए, तो और इसमें दो ही है, 3 जगह ए बी, ए के बाद बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ एक ही ऑप्शन क्रॉस हो जा रहा है इन्होंने कॉमन सेंस से ही, तो ये सेकंड ऑप्शन क्रॉस हो रहा है। तो हालांकि नॉलेज के लिए पहला जो उनका था वो एलेग्रो ये वर्क है, उसके बाद तो सबसे पहला वर्क ये है, और सबसे तो ई ऑप्शन से शुरू होगा, और सबसे लास्ट में है आपका पैराडाइज रीगेन्ड। तो लिसिडास उसके बाद लिखा गया था। लिसिडास आई होप जिन लोगों के सिलेबस में होगा उनको याद रहता होगा, 1638 के आसपास ये लिखा गया। और लिसिडास से पहले भी थॉमस जो है वो उसके भी पहले लिखा जा चुका था 1637 के आसपास। तो ई डी सी ए बी, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 59, तो ये भी ब्रिटिश लिटरेचर का क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी। फिर ये वंस अगेन ब्रिटिश लिटरेचर, और ये आपका सारे जो हैं वो 17th सेंचुरी के राइटर रुडयार्ड, हालांकि बाद एंड्रयू मार्वेल, और सॉरी एंड्रयू मार्वेल 17th सेंचुरी 19th सेंचुरी पोएट्स हैं, और उनके पोयम टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस इज अ वेरी फेमस वर्क ऑफ एंड्रयू मार्वेल। तो सिर्फ एक से भी अगर एक का सेकंड आप मैच करते हो, तो एक का सेकंड और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। स्कॉलर जिप्सी जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है,
ये भी मैच कर जा रहा है, बी का थर्ड। सो 60 का भी पहला ऑप्शन है ब्रिटिश लिटरेचर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील्स विद द थीम ऑफ serialization? Serialization is basically the amalgamation or mixture of various culture, तो उससे लेकर के तो कौन सा टेक्स्ट जो है वो डील करता है इससे? आई डोंट हैव द आइडिया ऑफ द राइट आंसर। थिंग्स फॉल अपार्ट तो नहीं है। माई सन्स स्टोरी, फॉलो द रैबिट प्रूफ फेंस, वाइड सरगेसो सी। तो जैसा मैंने कहा कि मैं प्रॉपर आंसर अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्रॉपर आंसर्स वैसे अभी मैं जितना आपको बता पा रहा हूँ वो बता दे रहा हूँ। बट हमारा पर्पस इस वीडियो का ये है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे और किन चीजों पे। तो ये भी ब्रिटिश लिटरेचर है, तो जैसा कि हर बार होता है ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं। फिर ये जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है बेसिकली। एनाफोरिक वर्ड क्या है, मॉर्फिन क्या है, तो मैच करने के लिए आया है, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन से भी है। 68 पे आ गए हम लोग। और हु अमंग द फॉलोइंग नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? ये भी आपका ब्रिटिश लिटरेचर। फिर 69 इसमें आप देख पा रहे हैं, फिर ये भी जो है वो लैंग्वेज वाले पार्ट से ही क्वेश्चन है। और फिर आप आएंगे ये अगेन लैंग्वेज या ब्रिटिश लिटरेचर ही है, ये जॉर्ज ऑरवेल सुजैन, मतलब ये मैच करना था आपको, बेसल बुक है और राइटर्स के नाम है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ डीएच लॉरेंस? तो देखिए क्रोनोलॉजी एक मिल्टन का पूछा, दूसरा डीएच लॉरेंस का। तो इनके भी बुक की जो क्रोनोलॉजी है वो आपसे पूछा है। सन्स एंड लवर्स, वाइट पिकॉक, लेडी चैटरलेज लवर, द रेनबो, द प्लम सर्पेंट, ये सब। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ येल स्कूल? ये भी ब्रिटिश लिटरेचर। और विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो फिलहाल के लिए हमने 50 to 73 और कहाँ पे थे हम लोग, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डीएच लॉरेंस। 70 क्वेश्चन तक 20 क्वेश्चन हमने एनालाइज किया। फिर अगर आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ येल स्कूल? विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल? ये भी एक क्वेश्चन। और उसके अलावा फिर ये मैचिंग इन्होंने पूछा है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ये ड्रीम प्ले, द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, ये सब ब्रिटिश लिटरेचर का पार्ट है। अब आते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री? ये भी अच्छा सवाल इन्होंने। और पैट्रिक वाइट द ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट वाज ए रेसिपेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेस? तो ये ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर या वर्ल्ड लिटरेचर से एक सवाल आप कह सकते हो। Which of the following popular Indian words have been incorporated in Oxford Dictionary in the recent past? चाय, भाईजान, जुगाड़, कमाल, नमस्ते, कौन कौन से वर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंक्लूड कर लिए गए हैं? तो ये चीजें हैं 76, तो इंडियन लिटरेचर से इसको माना जाएगा या लिंग्विस्टिक वाले पोर्शन से भी इसको मान सकते हैं, इंडियन लिटरेचर से। सो चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्क्स वेयर पब्लिश? तो यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए हैं, ये भी आपको इंटरेस्टिंग है। ये प्रॉपर ब्रिटिश लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर का मिक्सचर है ये क्वेश्चन एक तरीके से। 78 पे आते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ अमिताभ घोष? इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन है। अमिताभ घोष की सारी नॉवेल्स को आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना था। ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों से छूट गए थे, जस्ट अ सेकंड। 63, the poetic line, it is better to have loved and lost than never to have loved at all. स्टिक, ये भी ब्रिटिश लिटरेचर का क्वेश्चन है और प्रॉपर ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से नहीं है।
इन द 1985 ऐसे थ्री women's टेक्स्ट एंड क्रिटिक ऑफ imperialism गायत्री स्पाइवक, ये आपका जो है वो प्रॉपर लिटरेरी जो थ्योरीज हैं उससे ये क्वेश्चन है। गायत्री स्पाइवक का नाम बहुत आता है। तो किन लोगों के लिबरल फेमिनिस्ट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जब उन्होंने लिखा तो किन के वर्क को बेस बनाया और किन के वर्क्स को रेफर किया है अपने उन्होंने उस ऐसे में। ये एक अच्छा सवाल है जिसको आप कह सकते हो लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म से। फिर बारबरा स्मिथ इन हर essay टुवर्ड अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रेजेस कंसर्न फॉर, ये भी लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का ही पार्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज स्कूल्स ऑफ क्रिटिक्स, ये भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो लिटरेरी मूवमेंट को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछा है। तो अभी तक हमने जो टोटल 52 75 के आसपास तक या 51 से लेकर के 75 76 तक मतलब 25 क्वेश्चन, 1/4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आंसर्स हमने नहीं डिस्कस किया, बट इसमें जो आप देख पा रहे हैं मैंने लगभग 10-15 क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताया। हम लोग एक अलग से पूरे वीडियो में सबका आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे ही, या जो 15 क्वेश्चन के बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से वो डिस्कस करूंगा। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर ये प्री डोमिनेंट है, हमेशा की तरह इन सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। और क्रोनोलॉजी से भी भर भर के जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं आपको अगर ये पूरा पेपर जो है वो दिखाई देता हूँ, सारे क्वेश्चंस नहीं भी तो जैसे आप 79 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू बाइनरी पेयर लैंग एंड पैरोल, ये भी बाई फर्डिनेंड डे सर। तो ये भी आपका लिटरेरी थ्योरी का ही क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरलिज्म के पार्ट से ये आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिमार्क यू आर योर बेस्ट थिंग, तो ये आपका, इसको आप मानोगे इंडियन लिटरेचर से अगर ये है तो। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर इन द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर से एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख जा रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन उधर हमने क्रोनोलॉजी के देखे, एक चौथा क्वेश्चन अगर मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँ, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। तो क्रोनोलॉजी ये लोग काफी पूछ रहे हैं, तो आपको क्रोनोलॉजी पे फोकस करना ही होगा। फिर इसके अलावा ये तो पेन एक हो गया, मैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पे आता हूँ फिलहाल। चूज द करेक्ट chronological sequence of the following दलित women writers in order of their birth, तो ये जो दलित women writers हैं इनका भी क्रोनोलॉजी पूछ दिया। फिर chronologically arrange the following text in order of publication, और which ये तो हो ही गया। फिर उसके बाद आप आ जाए 88 के बाद, अगेन क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे हैं इन्होंने। फुल फॉर्म ऑफ एपी ये तो पूछा है। हाँ, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द नॉवेल्स ऑफ भवानी भट्टाचार्य, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन बट क्रोनोलॉजी, और उनके नॉवेल्स को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। उसके बाद फिर से ये अच्छा क्वेश्चन था, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन pertain to the provision relating to the official language of the union, ये कौन से आर्टिकल में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रावधान है। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए सबको कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इसके बारे में जो है वो बताया गया है। एट शेड्यूल तो सबको पता होता है कि एट शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात या जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उनकी बात की गई है। बट आर्टिकल कौन सा है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो है वो प्रोविजन किए गए हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और काफी ऑप्शन भी क्लोज थे, 342, 43, 44, 45, 46। मैं भी काफी श्योर नहीं हूँ इसको लेकर के, आई होप वही 342, 43 ही है स्टिल। उसके बाद फिर से क्रोनोलॉजी हम लोग देख रहे थे कि कितना पूछा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस अगर हैं या
इसमें भी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ एक्शन, इसको आप क्रोनोलॉजी नहीं कहोगे, ये तो 5 उसका सीक्वेंस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 जो है, तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ये आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पार्ट है। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से पिछले 2 बार से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का क्वेश्चन है। हु among the following was not a leading figure of new criticism? ये भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स which day is celebrated as International Mother Language Day? Which among the following chapter is distinct feature of the latest edition? Then match the following. फिर आप आएंगे यहाँ पे, फिर से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ब्रिटिश पोएट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ? तो बर्थ के हिसाब से आपको क्रोनोलॉजी वाइज करना, तो एग्जैक्ट जो है वो ईयर याद रखना राइटर का थोड़ा सा टफ भी है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट, क्योंकि क्रोनोलॉजी दे आर आस्किंग। तो अभी तक आप देख पा रहे हो कि लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो क्रोनोलॉजी से पूछे गए हैं, वो ब्रिटिश लिटरेचर हो या आपको सीक्वेंस करना हो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं उसको आपको क्रोनोलॉजी में करना हो, या फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के भी जो राइटर्स हैं उनके वर्क्स को भी क्रोनोलॉजी में करना हो। तो ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इनके राइटर्स से पूछा है। तो आ जाते हैं यहाँ भी 117 क्रोनोलॉजी, और आप देख लें। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, उनके ड्रामास के भी क्रोनोलॉजी, उनके प्लेस को की भी क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 120 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग अमेरिकन पोएट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। तो ये अमेरिकन लिटरेचर से भी क्रोनोलॉजी इन्होंने डाला है। फिर ये तो देखेंगे, और कोई क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन। हाँ, फिर ये यहाँ पे जो अमेरिकन लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर का तो टाइम पीरियड सबको क्लियर होते हैं, बट स्टिल दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर? तो उससे क्वेश्चन आया है कि उसके पीरियड को आप प्रॉपर क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, कि अर्ली नेशनल पीरियड पहले था, रिवॉल्यूशनरी एज पहले था, या नेचुरलिस्टिक पीरियड था, रोमांटिक पीरियड इन अमेरिका, और एज ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म जिसको कहते हैं, या रियलिस्टिक पीरियड। तो इसको भी क्रोनोलॉजी वाइज करना। हालांकि दिस क्वेश्चन वाज कैन बी कंसीडर्ड एज इजी, जैसे उस क्वेश्चन को आप जो जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड, रेस्टोरेशन और ऑगस्टन वाला जो पूछा गया था उसको आप इजी मान सकते हो, इसको भी इजी क्वेश्चन मान सकते हो। अ, फिर अंत में जो थे वो दो, जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो 141 to 145 है, ये तो पैसेज है, एक पोइट्री वाला है, और फिर इधर आप 146 से देखेंगे तो एक प्रोज का है। सो आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग। तो जो एनालिसिस है वो ये कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा, इन माय ओपिनियन इट वाज नॉट वेरी मच टफ, बट चूंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन लगभग 15 के आसपास थे, या 15 से कुछ ज्यादा ही होंगे, 15 से 20 जो क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजी से पूछे गए हैं। इसके अलावा ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, लिंग्विस्टिक का पार्ट, तो जितने भी पार्ट्स हैं, और वर्ल्ड लिटरेचर में अफ्रीकन लिटरेचर से एक आध सवाल आपको है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी इंक्लूड किया गया है। तो इन्हीं सारे पोर्शन से जो है वो क्वेश्चंस आए हैं आपको एग्जामिनेशन में। आप पेपर को बहुत इजी नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का माना जाएगा, और कट ऑफ लगभग जैसा दिसंबर में गया था वैसा ही जाना चाहिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, और डू स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल।
I will try to upload a detailed analysis of the question paper along with the answer key, proper answer key मैं आपको provide करूँगा as soon as possible on this particular channel. So stay connected. Have a nice day.